हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे के बारे में, हाउ टू राइट एन ऐसे इफेक्टिवली। ओके, हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज, डिमोनेटाइजेशन और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा वो पेड वाला जो स्टडी पैकेज है वो ख़रीदा है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है उस पैकेज से। ठीक है, और जिन्होंने वो नहीं भी ख़रीदा है तो भी आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और एंड तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि आपको ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, हर साल आपको पता है 2 से 3 लाख बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं और मोस्टली वैकेंसीज़ के हिसाब से 1000 बच्चे जो हैं वो पेपर क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या कमी रह जाती है, जो बाकी बच्चे बचते हैं वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि पेपर 1 में ही वो रह जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि पेपर 1 तो आसानी से क्लियर हो जाता है लेकिन पेपर 2 में बहुत सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, तो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम सिर्फ ऐसे के बारे में बात करेंगे कि आपको ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम ऐसे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। ठीक है, देखिए यूपीएससी जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, लेकिन यूपीएससी को ऐसा नहीं है कि आप अगर हिंदी बोलोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें बात कीजिए। ठीक है, अपने थॉट्स को प्रेजेंट कीजिए। ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई फाई लिखोगे आप, मान लो ऐसे की बात अगर करें हम, अगर ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स का यूज़ करोगे तो एग्जामिनर को अगर वो समझ में नहीं आएंगे तो वो कैसे समझेगा कि ये आदमी क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसलिए जितना उसके उतना सिंपल वर्ड्स का यूज़ कीजिए, अच्छे से अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कीजिए। ऐसे का मतलब वो होता है। ठीक है, अब ऐसे हैं जो 80 मार्क्स के हैं, आप दोनों लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। ठीक है, कईयों को कन्फ्यूजन रहता है कि पेपर 2 हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, उसका बताता हूँ। 200 मार्क्स का पेपर है, जो ऐसे है उसमें आपको चॉइस मिलेगी हिंदी इंग्लिश की, लेकिन बाकी जो 120 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बच्चों को, जो बीच के होते हैं, जैसे जिनको इंग्लिश आती है, समझ में भी आती है, लिख भी लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। जो हिंदी वाले हैं वो तो ऑब्वियस है ऐसे जो हिंदी में लिखेंगे, और जो इंग्लिश में फ्लुएंट है वो इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, जो बीच वाले बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, देखिए जब भी आप किसी चीज़ की तरफ जाओगे, मान लो आप हिंदी की तरफ जा रहे हो, मान लो हिंदी में अगर आप ऐसे ऑप्ट करते हो, ठीक है, तो आपको हिंदी के वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश को ऑप्ट करते हो तो आप आसान सी लैंग्वेजेस में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने अच्छे से व्यूज़ एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, यूपीएससी ये नहीं कहता कि आप हाई फाई बिल्कुल एमए पीएचडी वाले वर्ड्स यूज़ कीजिए, उनका फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जनरल अगर वर्ड समझ में नहीं आएंगे किसी को तो क्या नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि बात करते हैं कि ऐसे कैसे लिखना है आपको। ठीक है, इन दो टॉपिक का एक डेमो दे रहा हूँ मैं आपको, डिमोनेटाइजेशन और क्लाइमेट चेंज, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो हाई चांसेस है कि ये वाला टॉपिक ऐसे का आ सकता है। ठीक है, ये जस्ट एक डेमो है, बाकी के जो एसेज हैं वो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं उनको। ठीक है, ये जस्ट ये बताने के लिए कि आपको ऐसे का एक स्टाइल कैसा होना चाहिए, मतलब किस तरह से एक ऐसे को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बचपन में जब हम स्कूल्स में थे तो 10 मार्क्स का एक ऐसे आते था तो जो हम सीधा पेज का पेज लिख देते थे, लेकिन नहीं, अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो इसमें जितना ज़्यादा अगर आप अच्छा और मतलब अच्छे ढंग से उसे लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपके 20 में से 10 से लेकर 12 13 14 नंबर अगर आ रहे हैं तो वो मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा मार्क्स यूपीएससी नहीं देता है। ठीक है, इसलिए जो कट ऑफ्स है वो 50% के अराउंड ही रहती है हर बार, टोटल फाइनल कट ऑफ से किसी भी एग्जाम में यूपीएससी की। ठीक है, तो बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन की। ठीक है, अब देखिए डिमोनेटाइजेशन पे अगर हम बात करें तो आप 2 से लेकर 3 पेज सिर्फ डिमोनेटाइजेशन के इंट्रोडक्शन पे ही भर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। डिमोनेटाइजेशन में आपको 2 से 3 लाइनों का आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। सबसे जो खास बात ध्यान रखनी है ऐसे में वो क्या है कि आपको एक वर्ड लिमिट दी जाएगी 200 से 250 मार्क्स के, शायद 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा वर्ड ना तो इस कम करने हैं इससे, ना इससे ज़्यादा करने हैं। हाँ, 5 से 10 वर्ड्स का चल जाता है, लेकिन ज़्यादा अगर करोगे तो पता चल जाता है एग्जामिनर को, हाँ ज़्यादा वर्ड्स लिखे इन्होंने, तो उसके आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, जिसका लॉस होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जस्ट एक डिमोनेटाइजेशन का एक इंट्रोडक्शन दीजिए 2 से 3 लाइन्स में। ठीक है, उसके बाद लिखिए कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे डिमोनेटाइजेशन के। ठीक है, अब हर बच्चे को ये पता है कि डिमोनेटाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, क्यों न्यूज़ में सब पढ़ते थे। ठीक है, सबको पता है क्या क्या प्रॉब्लम लोगों ने फेस की। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको कॉन्सिक्वेंसेज लिखनी है 4 से 5, मतलब ये आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब 1 या 2 बार ये लिख के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है ना, तो इसमें आप कॉन्सिक्वेंसेज लिखिए डिमोनेटाइजेशन के। ठीक है, उससे क्या होगा, एग्जामिनर को आपको इम्प्रेस अगर करना है, ठीक है, तो एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि हाँ अगर डिमोनेटाइजेशन के ऊपर ये बंदा लिख रहा है तो इसको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है, मतलब ठीक है,
इस बारे में अच्छी नॉलेज है और ये अच्छा एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसीज में आप लिखेंगे जो कॉन्सिक्वेंस आपको लगता है लोगों ने फेस किए थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, लंबी लंबी लाइनें थी, जो भी थी, ठीक है। टाइम पे बैंकों में पैसा नहीं होता था, एटीएम में लंबी लंबी लाइनें लगी, लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई, ठीक है। अब देखिए, लोगों को दिक्कत हुई तो सरकार का फर्ज बनता है कि लोगों को परेशानियों को ख़त्म करे, ठीक है। तो अगले पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे कि जो स्टेप्स थे, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने यूपीआई लेके आए, ठीक है, पेमेंट बैंक लेके आए, फॉर एग्जांपल भीम ऐप लेके आए, ठीक है, पेटीएम वगैरह का प्रमोट किया उन्होंने। ये सब आप इस वाले उसमें मेंशन करोगे और इसमें भी आप मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब स्पेस और क्या नाम है जो आपकी वर्ड लिमिट है उसके अनुसार 5 से 6 लाइनों में इस चीज़ को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए थे। तो अब तक हमने क्या किया है, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसे ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए, और लास्ट में आप लिखो कंक्लूजन क्या है, ठीक है। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, देखिए बहुत ही अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करके कि भाई ब्लैक मनी को कब किया जा सकेगा और उस पर रोक लगाई जा सकेगी, और जो टेरर फंडिंग, जो आतंकवादी गतिविधियों में जो पैसा था, जो ब्लैक का मनी था वो लगाया जाता था, इससे वो सब रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर तो दिया है ये, लेकिन इसका फ़ायदा आम लोगों को अभी इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारी 60 to 70% पॉपुलेशन है वो विलेज की है, ठीक है। और विलेज में अभी हमारा एजुकेशन धीरे धीरे पहुंच रही है, ठीक है। तो अभी लोगों को दिक्कतें ये आ रही है कि वो ऑनलाइन अभी नहीं जुड़ पा रहे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि अच्छे से प्लेटफॉर्म तैयार करें, गवर्नमेंट में कोई भी सेंटर खोले, मतलब इसमें अपना व्यू देना है कि आप क्या सोचते हो डिमोनेटाइजेशन के बारे में, ठीक है। वो सब हो गया ऊपर। कंक्लूजन में आपको सिर्फ इतना बताना है कि हाँ गवर्नमेंट ने को ये चीज़ें और करनी चाहिए ताकि लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो और ज़्यादा आसान हो सके, ठीक है। ये हो गया हमारा कंक्लूजन। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें आप इसमें कैसे लिखेंगे, ये सब पता है, ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट है, ये सब कहाँ से आपके माइंड में आएंगे, उसका मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। देखिए जो हमने जो पेड का जो ऑप्शन बनाया था, जो हमने पिछली वीडियो में जो दिखाया था, उसका एक सबसे बड़ा वो दिखाता हूँ कि जब तक आपको बेसिक्स नॉलेज नहीं होगी ना इसके बारे में, ठीक है, तो आप इसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये एक इमेज है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। यूपीआई के बारे में एक सिर्फ एक फ़ोटो है, ठीक है। इसमें सब कुछ बता रखा है यूपीआई क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें एमसीक्यू जो है ये भी आ सकता है कि जो यूपीआई जो सिस्टम है जो, या भीम जो ऐप है वो कौन से डिपार्टमेंट ने चलाई थी, मतलब कौन से डिपार्टमेंट ने डेवलप किया उसे। तो उसका आंसर है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ठीक है, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। ऑप्शन में आपको दे देंगे एनपीसीआई, कोई भी दे देंगे वो, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इस इमेज को देखेंगे मान लो, तो इन क्वेश्चंस के आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। आगे दिखाऊंगा मैं कैसे ये इमेज इफेक्टिव वे से काम करेगी जिन लोगों ने इस पेड पैकेज को हमारा खरीदा है, और जिन्होंने नहीं खरीदा वो आगे खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और कोई बर्डन भी नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है हाँ ये बेनिफिट हो सकता है तो ही आप खरीदिए, ठीक है। तो जब आपको यूपीआई के बारे में पता होगा, भीम ऐप के बारे में पता होगा, अभी दिखाता हूँ इसमें शायद होगा भीम ऐप के बारे में भी, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये यूपीआई है, इसमें भीम का नहीं दिया गया है, शायद दूसरे इमेज में होगा भीम का, लेकिन है इसमें, मैंने देखा था, ये देखिए ये है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। हाउ इज इट पॉसिबल, यूपीआई, यूएसएसडी, ई वैलेट और कार्ड पोस्ट, ठीक है। आप इन सबको अगर मेंशन करोगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा हाँ इस बंदे ने पढ़ा है, इसको नॉलेज है, तो इस हिसाब से आपको अपना ऐसे लिखना है, ठीक है। दूसरे ऐसे की बात करते हैं हम, क्लाइमेट चेंज, इसमें भी आपको 200 से 250 वर्ड्स का यूज़ करना है, ठीक है। छोटा सा जस्ट 2 से 3 लाइनों का एक इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या होता है क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। वो सब आप पढ़ोगे, वो सब मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। देखिए क्लाइमेट चेंज का आपको कहीं पे भी कोई भी टॉपिक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना बताते हैं कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या होता है क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू यू। उसके बाद रीजंस दीजिए कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। रीजंस देंगे आप 3 से 4-5 लाइनों तक दे सकते हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस बताएंगे आप एनवायरनमेंट की क्या है, ठीक है। रीजंस आपने दे दिए कि इन कारणों से भाई हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये है, ठीक है। फिर आप इंपॉर्टेंस बताओगे कि क्या है एनवायरनमेंट की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। फूड चेन में इम्बैलेंस हो जाएगा अगर हम ढंग से नहीं चलेंगे तो, ठीक है। आने वाले टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एयर पोल्यूटेड ऑलरेडी है और भी ज़्यादा हो जाएगी आगे, जिसमें ओजोन वगैरह पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तो ये सब रीजन्स है, ये रीजन में नहीं, सॉरी ओजोन वगैरह का नहीं आएगा, रीजन्स में आएगा, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये सब, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस में लिखोगे आप
कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट की। उसके बाद लिखो कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एग्जांपल डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर विच इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। उसके बाद अलग अलग चीज़ें जैसे सॉइल पे फर्क पड़ रहा है, एसिड रेन वगैरह, ये सब आप इसमें मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे स्टेप टेकन बाय द इनिशिएटिव कह सकते हो आप, या स्टेप टेकन बाय द वर्ल्ड, ओके, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसमें आप लिखोगे COP है, पेरिस क्लाइमेट चेंज वगैरह है। ऐसे अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा हाँ इन्होंने पढ़ा है क्या 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 होता है क्लाइमेट चेंज, क्या उसका रीज़न है, इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, और वर्ल्ड में क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। फिर कंक्लूजन में आप लिखेंगे, अपना कंक्लूजन देंगे कि हाँ ये बहुत ही मतलब हार्मफुल है। हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है इसमें आपको, आप क्या कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। तो जैसे हमें जैसे पॉलीथीन का यूज़ कम से कम करना चाहिए, पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, ठीक है, पेपर को कम वेस्ट करना चाहिए, मतलब ठीक है, इस टाइप से आप लिखेंगे कंक्लूजन, ठीक है। अब देखिए, अब ये सब जो चीज़ें हैं ये एक नॉर्मल बंदा नहीं लिख सकता है, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं होगा क्लाइमेट चेंज क्या है, पेरिस समिट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, ठीक है, COP क्या चीज़ है, तो आप कैसे लिख देंगे ये बताइए, ठीक है। इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए आप जो ये इमेजेस मैंने इसमें डाली हैं, ठीक है, ये बहुत ही, ये देखिए काफ़ी सारे फोल्डर हैं, ये देखिए ये हमारा फोल्डर है पेड वाला। इसमें दोस्तों ये इमेजेस वाला फोल्डर अलग से, उसके बाद ऐसे है, मैप है, साइंस, NCERT, जिस्ट, मिस, मतलब इतना अच्छा डाटा है कि आप अगर इसे एक बार यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा। और नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, दिस डाटा इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। MCQs बुक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब में आती है, तो सब में काम आएगी आपको। अब दिखाता हूँ आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप ऐसे कैसे अच्छा लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये एक पूरा एक इमेज है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है, ये वाली। हार्डली आप अगर इसे पढ़ोगे तो आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। ये देखिए, क्लाइमेट चेंज इज द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेदर पैटर्न फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द लॉन्ग टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये वो, ठीक है, ये सब आप पढ़िए। उसके बाद फिर बताएगा UNFCCC क्या, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये था, कब बना, ये आपको ऐसे में नहीं लिखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए UNFCCC क्या था, ठीक है। ऐसे में आप क्या लिखोगे कि जो फर्स्ट कॉप जो थी UNFCCC ने ऐसे चलाया था, आप इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपकी नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन इसमें से MCQs क्वेश्चन आया है पिछली बार, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है कि अभी जो लेटेस्ट जो पेरिस समिट हुआ था जो हमारा फ्रांस में 21 को, तो ये लिखना है कि हमने ऐसे गवर्नमेंट अलग देशों की उन्होंने ज्वाइन इकट्ठे होकर ये एक समिट बनाई है, और इसमें उन्होंने कहा है कि हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इतने 2-3 लाइनों में इतना हो जाएगा आपको, तो आप ऐसे में तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ये है 8 जो मिशन है इसके, इनिशिएटिव टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगर आप इनमें से अगर 2 या 3 भी लिखते तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद ये सब है, ठीक है, ये हो गया आपका ऐसे क्लाइमेट चेंज के बारे में। इस वाली इमेज से ऐसी काफ़ी सारी इमेज है, हर टॉपिक के ऊपर आपको मिल जाएंगी इसमें, जो हमारा जो पेड वाला फोल्डर है इसमें, ठीक है। ये देखिए, अभी ज्योग्राफी से रिलेटेड था, तो यहाँ पे इसमें काफ़ी सारी इमेजेस है अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको दिखाता हूँ मैं एक, मान लो अर्थक्वेक के ऊपर मान लो लिखना आ जाए आपको, ठीक है। अर्थक्वेक के ऊपर जैसे अगर आपके पास कोई टॉपिक आ जाता है लिखने के लिए कि अर्थक्वेक क्या होता है, ठीक है, ये देखिए अर्थक्वेक के ऊपर स्पेशली इसमें एक वो डाला हुआ है, ठीक है। ये देखिए अर्थक्वेक टू कैसे अर्थक्वेक फॉर्म होता है, ठीक है। ये देखिए अर्थक्वेक, तो इसमें से आप जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ तो इसमें से गेन करोगे आप, ठीक है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि अर्थक्वेक जो होता है उसका सेंटर क्या होता है, अलग अलग ऑप्शन थे, एपिसेंटर, फोकस, ये सब थे, तो उसका आंसर था फोकस, ठीक है। इन सब चीज़ों से ही आप मतलब दिमाग लगा के सब आप करते हो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये हो गया क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बात कर ली है इसमें। अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है, क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिन्होंने पैकेज खरीदा है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं खरीदा है उनके लिए भी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है ये, रामसर कन्वेंशन टू विच इंडिया इज सिग्नेटरी इज रिलेटेड टू कन्वेंशन एंड वाइज यूज ऑफ, ठीक है। रामसर कन्वेंशन का एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और करंट अफेयर्स में भी चलता रहता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को साइन किया है, तो वो रामसर कन्वेंशन वो किस चीज़ के लिए है। ऑप्शन है वेटलैंड, जेनेटिक रिसोर्सेज, माइंस, एंड ये एक ऑप्शन और था, इसमें पता नहीं चल रहा क्या था वो, सॉरी उसमें था PDF में, ठीक है। तो यहाँ से 3 ऑप्शन ही आप देख लीजिए। अब देखिए, ये देखिए, ये है रामसर कन्वेंशन, ठीक है, पूरा पेज है रामसर कन्वेंशन के ऊपर,
ठीक है, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। ये देखिए रामसर कन्वेंशन, 4 इमेजेस है इसमें, ठीक है, अलग अलग पिलर दे रखे हैं। ये देखिए कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ठीक है, इट इज़ द इंटरनेशनल ट्रीटी एंड द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है, आ गया ना वेटलैंड यहाँ पे। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड, जब आप 10 बार वेटलैंड पढ़ोगे तो अगर रामसर कन्वेंशन पे क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस सी बात आप सीधा आंसर वेटलैंड पे ही लगाओगे। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 2016 का पेपर ये है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक पेपर है इसमें क्वेश्चन है द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड इनटू स्टेट। तो इनमें से कौन सी प्रोसेस ऐसी होती है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड? तो इसका आंसर है सब्लिमेशन। ओके, अब देखिए जो हमारे ये पेड वाले फोल्डर हैं, ठीक है, ये वाले फोल्डर, एक सेकेंड दिखाता हूँ आपको, ये वाले फोल्डर है। अभी तक इसमें जो साइंस में है वो एनसीईआरटीज़ वगैरह डाली गई है, लेकिन आने वाले टाइम में फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, ठीक है, एग्जाम से पहले जुलाई के फर्स्ट वीक में लगा लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, काफ़ी सारे काम है, तो उस टाइम तक हम अपने जो पर्सनल हमारे जो नोट्स है वो भी हम अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये 3 स्टार्स लगाए हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन चेंजेस द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, ये देखिए, है ना। तो ये डायरेक्ट आपको इस तरह से भी हेल्प करेंगे, मतलब आप अपना एनसीईआरटीज़ वगैरह से जो आप कर रहे हो जहाँ से भी वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आप रिवाइज कर सकते हैं हमारे नोट से। उसके बाद जैसे क्वेश्चन है ड्राई आइस क्या होती है, तो उसको सीओटी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर जो उसकी यूनिट क्या होती है, ऐसे करके हमारे नोट्स है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है पर्थ लोकेटेड ऑन 118 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विल बी सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर ऑन द इवेंट ऑफ 1 जनवरी 2017, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आप देखोगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। आपको मतलब आपको बहुत सारी दिक्कत आएंगी इस क्वेश्चन में, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। इस तरह से 2 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, सिर्फ 20 मिनट के अराउंड का वो वीडियो होगा, ठीक है। काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है, उसे आप देखिए, ठीक है। आप स्टडी फंडा पे हमारे चैनल पे जाइए, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आपको सीधा टाइप करना है स्टडी फंडा। चलो मैं आपको वैसे ही दिखाता हूँ कि आपको कैसे जाना है, ठीक है। अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चन है एसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए, हम आपकी पूरी हेल्प करने के लिए ही हैं, ओके। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कल काफ़ी सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज आए, उन्होंने मुझे बताया कि सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन से हम आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा चैनल है दोस्तों, इस पर जब आप जाओगे, ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी वीडियोज़ आने वाली है, ठीक है। इस पर जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, जब जाओगे आप, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, ये देखिए। एक तो ये क्वेश्चन, ये है टॉपिक है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये वाला भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन इससे भी आता है। सीजन्स फॉर्मेशन वगैरह है, इस ये भी देख सकते हो आप, ये वाला लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, ठीक है, सीजन फॉर्मेशन, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद इसमें एक वीडियो है, यही वाला वीडियो है दोस्तों, जो ये है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला, ये वाला वीडियो है, ठीक है। ये 49 मिनट्स का है, सॉरी काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब आप ये टॉपिक करोगे तो आपको अच्छा लगेगा कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए, ये मैंने वही उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ही ये समझाया हुआ है इसमें, ठीक है। ये देखिए, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बताया होगा ना, ये वाला सेम क्वेश्चन ये ऐसे है, अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को ठीक करके आओगे, ठीक है। बेसिक छोटा सा फंडा है, वो आप देख लेना उस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आप ऑप्शंस को देख के भी आंसर को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसने ये कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब आपको वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो ठीक नहीं है, ठीक है। सारे आप देखोगे, जैसे किसी ना भी पढ़ा हो तो भी कॉमन सेंस भी अगर लगाओगे तब भी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें जैसे इसका आंसर है ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज केजी, ठीक है, वेट की यूनिट केजी नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। अगर आपने जैसे पढ़ा है साइंस वगैरह तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को ठीक करके आओगे। और हमारे नोट्स में भी ऐसा देखिए, इसमें वेट लिखा हुआ है, वेट ऑफ मून के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मास ऑफ बॉडी 70 kg है, वेट है, तो इसकी यूनिट न्यूटन होती है दोस्तों, ये देखिए, है ना। इन्होंने लेकिन दे रखा केजी, तो आप इसको अगर नोट्स वगैरह से भी आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक करके आओगे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आया था 79 क्वेश्चन है, 2016 का है ये,
Paris Agreement adopted in Conference of the Paris COP21 in December 2015 will be effective provided that this document signed by। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ा है कि UNFCCC क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, COP क्या है, पेरिस ये सब क्या है, तो वो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता और सब छोड़ के भी आएंगे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब दिखाता हूँ इसको आपको कहाँ से करना है, एक सेकेंड। ये देखिए वही सेम फिगर क्लाइमेट चेंज वाली, जिससे आप ऐसे भी लिख सकते हो, करंट अफेयर में भी आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एक सेकेंड, ये रहा 21st कॉप ऑफ UNFCCC इन 2015। इसमें कि ये लाइन लिखी हुई है, इट विल एंटर इनटू फोर्स व्हेन जॉइंड बाय एटलीस्ट 15 कंट्रीज विच टुगेदर रिप्रेजेंट एटलीस्ट 15% ऑफ ग्रीन हाउस इमिशन। ये क्या कहता है कि अगर 55 कंट्रीज उसमें ऐड हो जाए, मतलब मिनिमम पार्टिसिपेट करे, तभी इसका बेनिफिट होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ देखिए दोस्तों, 15 UNFCCC पार्टीज अकाउंटिंग फॉर एटलीस्ट 15% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये वाला आंसर इसका है। ठीक है, तो देखिए सिर्फ एक इमेज है जो ये आपकी ये वाली। ठीक है, इसी से आपका जो पेपर 1 है उसमें भी क्वेश्चन, ये वाला पेपर 1 का क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, उसमें आपका पेपर 1 से भी आ रहा है, पेपर 2 में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए जो वो पैकेज था हमारा जो 500 वाला है, इसलिए आप लोगों के लिए वो है सिर्फ। ठीक है, ताकि आप अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा ढंग से आप उसको कर सको। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़, अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप खरीद लीजिए। 500 कोई ज़्यादा नहीं होता यार, सबको पता है। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा उसमें क्या क्या है, उस जो पैकेज है हमारा, इमेजेस वगैरह जो है, ये देखिए वेटलैंड्स वगैरह सब है इसमें। ठीक है ना, ये रामसर कन्वेंशन के ऊपर इस बार भी क्वेश्चन आने वाला है डायरेक्टली। ठीक है, ये जो रामसर की साइट है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी साइट, कोई भी आपको 4 साइटें दे देंगे, इसमें कह देंगे ये वाली रामसर की साइट है या नहीं है, बस ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे साइंस के नोट्स है दोस्तों, वो कुछ इस तरह के हैं, दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखिए इस तरह के हमारे नोट्स है, अगर आप कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे तो हम बिल्कुल उसे जून के महीने में अपलोड कर देंगे। ठीक है, और इस तरह के नोट्स है, जैसे ये है एक। ठीक है, चैप्टर 8 है, जैसे ये सेल वगैरह टाइप से है ये। लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ अपना सिलेबस पूरा कीजिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है, ये सब था जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर थे, ऐसे वगैरह की हमने सब बात कर लिए। अब दिखाता हूँ आपको उन इमेजेस में क्या क्या है। ठीक है, अब जैसे ये इमेजेस है अलग अलग, ये ज्योग्राफी की है, पॉलिटी की बात करते हैं इसे। ठीक है, पॉलिटी में जैसे हमारा बिल्स आए हैं दोस्तों अलग अलग। ठीक है, जैसे ये वाला है डिसऑर्डर मेंटल बिल था एक, जैसे उसके बाद आपका प्रेसिडेंट रूल है जैसे। ठीक है, अब आप प्रेसिडेंट रूल का है, ये देखिए आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल जिन्होंने लक्ष्मीकांत से पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से पता है प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। लेकिन आप जब इमेजेस वगैरह को देखते हो, इमेजेस देखते हो, वीडियो देखते हो, तो आपका जो इंटरेक्टिव जो चीज़ें होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, उससे आपको काफ़ी लंबे टाइम तक आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने ये नहीं लिया है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, प्लीज़ इसे ले लीजिए। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इसे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, कितने शेड्यूल है, कितनी लैंग्वेजेस है, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, पार्ट 21 सब A to Z है इसमें है। ठीक है, उसके बाद केशवानंदा भारती बहुत फेमस केस है, लक्ष्मीकांत वालों को सबको पता होगा, आर्टिकल 3 सेक्शन 377। उसके बाद US के प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, मिनर्वा मिल वाला केस है। ठीक है, उसके बाद रेल का बजट जो था, गोलकनाथ केस है, गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते तो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, ये पॉलिटी है, उसके बाद करंट अफेयर है, ये सारी गवर्नमेंट्स की स्कीम है। ये देखिए, अगर इन स्कीम्स को आप पढ़ के चले जाते हो तो आप कितना अच्छा ऐसे लिख सकते हो, आप ये सोचिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताता हूँ, ये देखिए मैटरनिटी बिल है दोस्तों। ठीक है, मैटरनिटी बिल के बारे में एक छोटी सी इमेज में सब कुछ बता दिए। अब आप अगर वुमेन एम्पावरमेंट का अगर ऐसे लिखते हो तो आपको क्या लिखना है, सब कुछ लिख के आखिरी में जब जो लिखो गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए, तो आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये मैटरनिटी बिल को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो कंटेंट है वो उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको मार्क्स गेन करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस वाले पैकेज को आप, जो ये वाला हमारा पैकेज है, इसे अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप ले सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे। दिखाता हूँ आपको, सॉरी एक बार, एक सेकेंड। ठीक है, ये देखिए ये मेरा पेटीएम नंबर है, पेटीएम कोड है, इसको आप स्कैन करके 500 की पेमेंट कर दीजिए, कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मुझे एक मैसेज भेज दीजिए कि मैंने पेमेंट कर दिया। अगर पेमेंट सक्सेसफुल होगी तो मैं आपको दोनों लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मुझे आप मेल कर सकते हैं seni.parveen496@gmail.com पर। अगर आपको कोई भी सजेशन क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो इस पर आती रहेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।